न्यूट्रल इतना न्यूट्रल क्यों रहता है? सरकार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो काम कर रही है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे किसानों का गुस्सा हो सकता है थोड़े समय के लिए शांत हो जाए, लेकिन जो सुविधाएं अभी दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। इस समस्या का समाधान कहीं और है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सही है? आपकी आइडियल पर्सन है महात्मा गांधी। यू टेल मी टू इम्पोर्टेंट बुक्स रिटन बाय, टू इम्पोर्टेंट क्रिएशन उनका क्या है? सर आज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अरे बाप, आप स्कूल टीचर हैं? यस सर। अच्छा, तो ये 2024 में बाल हुए यस यूपीएससी से? जी सर। किस लेवल के इस क्लास को पढ़ाते हैं आप? 11 12 11 12 को सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और हिस्ट्री तो क्यों रखा, तो केमिस्ट्री क्यों नहीं रखा ऑप्शनल? सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और सर पीजी तक है, तो सर जैसा कि एग्जाम में मेंस और प्रीलिम्स में वेटेज है तो सर इसको सोचा अच्छे से पढ़ भी लेंगे, और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सर दोनों साथ साथ हो जाएगा। तो हिस्ट्री का भी ज्ञान चाहते थे? यस सर। वाह, केमिस्ट्री के ज्ञान को एडिशनल ज्ञान चाहते थे? यस सर। जैसा एग्जाम में जो मेजोरिटी पोर्शन है सर GS1 में, तो थोड़ा इसके सहारे हो जाता है सर। ज़्यादा फायदा होता है। यस। तो जब केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 12 के बच्चों को 11 12 सर 9 to 12 तक है इसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया है? यस सर। एटम पर कौन सा चार्ज होता है? एटम पे सर उसके 3 चार्ज होते हैं। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित ऑर्बिट में जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। मेरा प्रश्न बच्चों को यही पढ़ाइएगा। मेरा प्रश्न था कि एटम पर कौन चार्ज होता है? सर एटम पे सर बेसिकली ऐसे कोई हम अंदर में हम थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे। अब एक एटम पर क्या चार्ज होगा? चार्जलेस सर, ऐसे कोई चार्ज नहीं होता है। तो यही जवाब देना था। एटम पर चार्ज कैसे होगा, क्यों नहीं होता? सर क्योंकि वो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और बाहर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स है उसके द्वारा बैलेंस्ड रहते हैं सर। यही बात है। जितना नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल, और वो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो न्यूट्रल हो जाएगा। यस। इंटेलिजेंस क्वेश्चन था, सिंपल ये था। अच्छा, ये न्यूट्रॉन इतना न्यूट्रल क्यों रहता है? सर ये बेसिकली चार्जलेस होता है, और ये बैलेंसिंग फैक्टर होता है। मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन के साथ इसके मास को डिफाइंड करते हैं, इसलिए और इनको जब अल्फा पार्टिकल से डिस्कवर्ड किया गया जैसे प्रोटॉन को, तो इसमें जब डिफ्लेक्ट किया गया तो सर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो ये चार्जलेस। आप देखिए, आप पढ़ाते हैं उन बच्चों को, लेकिन आपने पास किया है केमिस्ट्री MSc, यस। तो एक्सपेक्टेशन तो आपके MSc के नॉलेज का है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है? सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 84 से ज़्यादा हो, और जिनका प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन रेशियो 1.33 से ज़्यादा हो, जो डीके करते हों, उनको जैसे सर 5F एलिमेंट्स हो गए जो एक्टिनाइड सीरीज है उनको बोलते हैं। जैसे प्लूटोनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, यूरेनियम हो गया। तो ये रेडियो एक्टिव इसलिए बोलते हैं कि डिके हो रहा है? यस सर। इनकी डिके क्यों होता है? इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है सर। डिके क्यों होता है, क्यों कम होती है? क्योंकि ये फर्दर न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं। उसको क्या कहते हैं? सर फ्यूजन करते हैं। अरे फ्यूजन कहाँ से आ गया? इमिशन कहते हैं ना? इमिशन। यस। रेज का इमिशन होता यस। उससे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं सर। है। तो ये बताइए कि आइसोटोप। आइसोटोप सर एक एलिमेंट्स के होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। हेवी वाटर क्या है? ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है जो D2O होता है सर। H की जगह हाइड्रोजन इसमें D होता है। तो क्या फॉर्मूला उसका? D2O। चलिए,
ठीक है, पूरी हिस्ट्री पढ़ी है? यस सर, पढ़ा है। तो टीचर हैं तो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप क्यों? आप एक अच्छा जॉब मिल गया आपको। सर सेटिस्फाइड है, लेकिन सर एक पोटेंशियल है अंदर से, अगर कर सकते हैं तो सर करते हैं। और सर अपने जो सोसाइटी में देख रहे हैं, जितना हमारा है उतना लेवल पे कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं सर एज ए टीचर हम नहीं कर पा रहे हैं। और घर में भी सर ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तो माता पिता का भी सहयोग है कि अगर पढ़ सकते हो तो आगे करो, अच्छा है। अच्छा, तो आपने हिस्ट्री किस पीरियड की पढ़ी है स्पेशली? सर सभी पार्ट पढ़े हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री चूंकि सिलेबस में ज़्यादा है तो सर उस पर ज़्यादा पढ़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी। अच्छा, तो मॉडर्न हिस्ट्री को ये मॉडर्न क्यों कहते हैं? सर ये एक इतिहासकारों द्वारा इसमें जो है पुनर्जागरण के बाद एक नया काल, आधुनिक काल जोड़ा गया, जिसमें वस्तुतः पुनर्जागरण क्या है, समझाइए। पुनर्जागरण जो 15वीं 16वीं सदी में यूरोप में हुआ, उसमें पुनः जो रोमन सभ्यता था उसको पुनः जागृत करना है, मतलब विज्ञान एवं तर्कवाद पे पुनः फोकस करना है। यस। तो यहाँ मॉडर्न क्या हुआ उसकी वजह से पुनर्जागरण? यहाँ भी सर जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसके वैज्ञानिक एवं तर्कवाद का व्यवस्था आया यहाँ पे भी। पुनर्व्यवस्था में क्या था पुरानी व्यवस्था में? सर पहले था कि मानो तब जानो, अभी नई व्यवस्था में जानो तब मानो, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच। और सर इसमें मध्यम वर्ग का उदय हुआ, बहुत सारे। अच्छा, ये कब से पढ़ेंगे? कोई डेडलाइन है इसकी? मॉडर्न हिस्ट्री कब से पढ़ना शुरू? सर ये उत्तर मुगल काल के समय से बेसिकली। उत्तर मुगल काल मतलब पीरियड 1700 से सर। 1700 से? यस सर। वैसे तो सर यूरोपीय कंपनी के आगमन से ही बोला जाता है, लेकिन बेसिकली सर 1700 से। 1700 में क्या हुआ ऐसा कि उसको माना गया 1700 से? 1707 से उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है, तो इस टाइम सर। तो उत्तर मुगल काल में थोड़ी आप चेंज आ गया था? ये साइंटिफिक आउटलुक और डेमोक्रेटिक आउटलुक ये मुगल काल के रहते हुए कहाँ था? उत्तर में मुगल काल में ये सब साइंटिफिक आउटलुक था या डेमोक्रेटिक आउटलुक था? डेमोक्रेसी की बात थी सर, उसके बाद आया। तो आप उसको क्यों कर रहे हैं? कब से बदलेगा? उत्तर मुगल काल को कह दीजिएगा मॉडर्न। बेसिकली यूरोपीय कंपनी के आगमन से माना जाता है। ये कहिए। यस। यूरोपियन कंपनी आ गई तो तिजारत करने लगी। कब आई थी यूरोपियन कंपनी? सर 1500 से 1498 में पहली आई, वहाँ वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद 1502 में पहली कंपनी आई थी, पुर्तगाली सर। 1502 में? जी सर। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? सर वो 1600 के। तो ये आई कंपनी तो बिजनेसमैन थे, ट्रेड के लिए आई, तो उनसे क्या चेंज हुआ? सर उनसे बहुत सारा जो हमारा व्यापार है और खुला, उन्होंने कृषि का यहाँ पे वाणिज्यीकरण किया, यहाँ से सस्ते माल ले जाके अपने यहाँ ज्यादा दाम पे बेचते थे। तो इससे तो मॉडर्न नहीं हो, ये तो अपना उनका बिजनेस था, वो फ्लरिश कर रहे थे। और इसके बाद सर नए चीजें जैसे खेती के तंबाकू का विकास हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, और जो सर नए संसाधन थे नेवी का विकास हुआ। चलिए सर पूछिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि ट्रम्प के द्वारा जो प्रेशर बनाया गया था इंडिया पर, खास करके हेवी टैरिफ लगा करके, ये उसी का परिणाम। आप क्या मानते हैं? सर ये वैश्विक अनिश्चितता में जो है उसका एक अहम पहलू है, लेकिन सर इसके पहले से ही ये ट्रेड वार्ता पे बात चल रही थी। लेकिन ये जो 26 जनवरी पे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का आगमन हुआ, तो उसमें ये ट्रेड डील को सर किया गया। कहीं ना कहीं ये सर यूएसए के जो वैश्विक मतलब सर व्यापार पे जो टैरिफ लगाया गया था 50%, उसको देखते हुए भारत के लिए एक नए बाजार की मांग थी, तो ये उसमें अहम योगदान है सर। इंडिया को इसमें क्या फायदा होगा? सर एक बड़ा मार्केट मिलेगा, और ये कहा फिर यहाँ के जो इंडियन पीपुल्स हैं उनके जो कौशल है वहाँ जाएंगे। फिर सर भारत भी एक उनको बड़ा मार्केट मिल जाएगा, और सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, और सर जो ट्रेड हमारा इम्बैलेंस है एक नया व्यापार का मार्ग भी मिलेगा। जो चूंकि ये तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से ईयू है, तो सर बड़ा मार्केट भी मिल जाए। ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो एग्रीकल्चर है, आपके फादर तो किसान है ना? यस। सरकार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो काम कर रही है वो पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि इससे किसानों का गुस्सा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए नाराजगी जो है वो थोड़े समय के लिए शांत हो जाए, लेकिन जो सुविधाएं अभी दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। इस समस्या का समाधान कहीं और है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सही है? ये सरकार द्वारा काफ़ी हद तक उनको प्रोत्साहन और टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है, लेकिन सर जो प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे है उसका क्रियान्वयन सही से हो नहीं पाता है। कुछ किसान सर नॉलेज के अभाव में और कुछ सर कागजी के अभाव में वो नहीं नहीं, आप उनको नॉलेज भी दे दीजिए, आप टेक्नोलॉजी भी दे दीजिए, कुछ पैसा भी उनके बैंक में आप ट्रांसफर करवा दीजिए, लेकिन रियल प्रॉब्लम तो कहीं और है। जो रियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो कहीं और है। अब वो कौन सा रियल प्रॉब्लम है? सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सर, उनके प्रोडक्ट्स का हैं जो उनको अच्छे दाम नहीं, मतलब किसान को कहा जाता है सर वो प्राइस टेकर है, नॉट मेकर्स। मतलब उनके जो फसल है उत्पादित, वो अपने फसल उत्पादन का दाम तय नहीं कर सकते हैं। और सर उनको जो कभी कभी क्वालिटी इश्यूज भी हो जाते हैं, वो उनके पास पैसे ना होने की स्थिति में वित्तीय असमर्थता, वो पुराने बीज ही उपलब्ध यूज करते हैं। और भी कोई है चीज? सर जो अभी एमएसपी को है उसको भी एमएसपी के कुछ ही फसलों पे मिल पाता है जो ज़्यादा उत्पादित है, बाकी डाइवर्सिटी फसलों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए सर। कॉर्पोरेट फार्मिंग कैसा रहेगा बिहार के लिए? सर ये सही रहेगा, इसमें किसानों का एक समूह रहे और उसको बढ़ावा दिया जाए तो मेरे हिसाब से सर सही रहे। सबसे अधिक अच्छा चीज़ क्या होगा इसमें? सर इसमें बेसिकली पूरे समूह मिलके उसमें डिसीजन लेंगे और उनको अपने जो भी है एक बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करेंगे। छोटे जोत की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है क्या? सर कुछ हद तक हो सकता है, क्योंकि सर इसमें बड़े स्तर पे जो टेक्नोलॉजी है और वो अपने पूंजी का भी यूज करेंगे। उसके बाद जो फसल उत्पादन होगा उसको भी वो बड़े स्तर पर ई-नैम वगैरह पर बेच सकते हैं सर। ठीक है सर। अच्छा, आप तो केमिस्ट्री के हैं ना? यस। आपने हॉबी लिखा है नेचुरल फार्मिंग। ये तो हमको बिकॉज ऑफ योर केमिस्ट्री बैकग्राउंड नेचुरल फार्मिंग हम इसको उचित नहीं समझते हैं। क्या आपकी राय क्या है? नहीं सर, चूंकि मैं गांव से हूँ तो सर नहीं क्यों, तो हम एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग की जगह कोई प्रॉपर वर्ड हो सकता था? ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है सर उसको छोड़ के हम लोग नहीं, मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है केमिस्ट्री के हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं, उस पर हम कोई सवाल नहीं उठाते। नेचुरल फार्मिंग एकदम ठीक है, लेकिन वेदर एनी कोई दूसरा वर्ड यू कैन पुट हियर इंस्टेड ऑफ दिस? सर अभी मैं इसको नहीं। अच्छा बताइए, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन विच बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, जो ये फर्टिलाइजर से उनका यूज नहीं किया। इनको सर जैसे जो लैब्स में प्रयोग हो रहे हैं खाद, जो यही मैं पूछना चाह रहा था ना। यस कि नेचुरल फार्मिंग क्या कि केमिस्ट्री है इसलिए बोल रहे थे। क्लियर हुआ? यस ठीक। आपका है स्ट्रेंथ है लर्निंग अप्रोच, तो हम इस पे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, उस पे आपको जवाब देना है। सीखने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, आप ही का स्ट्रेंथ है। सीखने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, इस पर आपकी क्या राय है? ओहो, हम इसमें लिख दिया। ठीक ठीक, आदत पड़ी हुई है। सीखने की शुरुआत मेंबर 1 में लिख दिया। कोई बात ऊपर कर दीजिए। सीखने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। क्लियर है? सर ये बता रहा है जहाँ चाह है वहाँ राह है। मतलब अगर आप कुछ करने को या नई चीज सीखने में उसे एडॉप्ट हो पाएंगे तो आप उस चीज को हासिल कर, पहला पड़ाव है सर। जैसे कि सर जीन पियाजे ने भी बोला है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वेरी नाइस, वही हम जानना चाहते हैं। मतलब हम आपकी स्ट्रेंथ को उसको हम प्रमाणित करना चाहते थे विथ योर वर्ड्स। ठीक है? यस। आपका है लीडरशिप। अब लीडरशिप को पहले डिफाइन करिए और एक लीडर के 5 गुणों को बताएं। व्हाट इज लीडरशिप एंड व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ लीडर? सर लीडरशिप एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें अपने टीम के जो भी अधीनस्थ हैं या ऊपर सर उनके कार्यों को देखना है और सामंजस्य बैठाना है सर। इसमें गुण के तौर पे देखा जाए सर कि पहला क्या गुण? सामूहिक निर्णय हो गया। दूसरा? किसी भी क्रियान्वयन के लिए आपसी तालमेल हो गया। तीसरा? सर फीडबैक के आधार पे सभी सुझावों को लेना होगा। चौथा? सर चलिए कोई बात नहीं, इतना बतला दिए बहुत है। आपके आइडियल पर्सन है महात्मा गांधी।
यस यू टेल मी 2 important books written by, 2 important creation उनका क्या है? माई सॉन्ग्स ऑफ सर उनकी है, और एक सर आत्मकथा है उनकी। तो नाम बतलाएंगे आप? आइडियल पर्सन का मतलब होता है यू आर नोइंग इंटायर फैक्ट्स अबाउट दैट पर्सनालिटी। यस सर। तो उसके बारे में आप नहीं बतलाएंगे तो लगेगा कि ऐसे ही भर दिया गया है। सर याद है, अभी रिकॉल नहीं बोले कर तो पा रहे हैं। विश्व के 80 देशों में इस व्यक्तित्व की पहचान है और आप उनकी 2 क्रिएशंस को नहीं बता पा रहे हैं। देख लीजिएगा, यस सर, देख देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका है हिस्ट्री। यस हिस्ट्री में 2 सिंपल, हिस्ट्री में बताइए कि शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला एग्रीमेंट दोनों का क्या उद्देश्य था और दोनों की क्या मतलब दोनों किस लिए आयोजित किया गया था? शिमला कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था, शिमला एग्रीमेंट का क्या उद्देश्य था, और दोनों का वेन्यू कहाँ था? अच्छा, कोई याद नहीं है तो कोई बात सर, नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा। अभी सही से आपका recall लंबा नहीं। है, 13 तारीख है। मतलब व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैवेंडिश इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? कैवेंडिश, इफ यू आर नॉट नोइंग कोई बात सर अभी रिकॉल नहीं है। सर, हो गया। ठीक है, आपकी इंटरव्यू इज ओवर। अच्छा है, आपका नॉलेज बेस तो है, केमिस्ट्री भी आपने बताया, लेकिन उसी को थोड़ा सा आर्टिकुलेट करना है अपने नॉलेज को Yes. एक्सप्लेन करने में। आप या तो घबराहट है, अभी जैसे आप बैठे हैं, ये लुक आपका बढ़िया है और कॉन्फिडेंस की कमी है, इसकी वजह से हमने कहा कि आप टीचर हो गए हैं, सेटिस्फाइड नहीं है आप। उसमें आपका स्मार्ट जवाब होना चाहिए था कि ये भी जॉब अच्छा है सर, बट इट इज ऑलवेज स्कोप टू गो अप, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। सोशल हम ये काम कर रहे हैं, आपने जो जिन बातों को पिताजी और सबको कहा उसमें ये बात को कहना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमारी वन ऑफ द प्रीमियम सर्विसेज है आपका, और फिर वो डिफरेंट कैपेसिटी में काम करने को, यू विल गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डिफरेंट कैपेसिटी। तो आपके मेरिट को, अपने मेटल को और प्रूव करने का अवसर मिलेगा। डिफरेंट कैपेसिटी में काम करें, सोशल रिस्पेक्ट भी है, प्रमोशनल इम्यूनिटी भी है, बस ये जवाब देना चाहिए। यस उन बातों को आपने अपने अंदाज में कहा, आपने भी वही बात कही सर, है। यस सर, उसको सही ढंग से। हाँ, उसको सही ढंग से कहिएगा। कोई आप सेटिस्फाइड तो हम हैं सर, बट हमेशा हम बेटर के लिए हम ट्राइंग, बिल्कुल सर। वो तो हम कर ही सकते हैं ना। बस ट्राई टू बी, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, तो हमेशा है ये, ठीक है। और बाकी चीज़ें हिस्ट्री उस्ट्री की जो हमने पूछा है, तो आपसे क्या पूछा था हिस्ट्री में? आधुनिक काल कब से स्टार्ट होता है? हाँ, तो उसको भी आप कहे, बस थोड़ा सा उसको रेशनलाइज करना है। यूरोपियंस हम आपको लीड करके ला रहे हैं। यस जो रैशनलिज्म आया इन थिंकिंग, यस रैशनलिज्म, डेमोक्रेटिक आउटलुक, ह्यूमन वैल्यूज का रिस्पेक्ट होगा। उसके पहले क्या था? थियोक्रेटिक सोसाइटी थी और थियोलॉजियंस थे, या तो क्लर्जी थी, यूरोप में भी क्लर्जी थी या किंगशिप थी, तो राजा जो कह दे वही सही। लेकिन अब हम ह्यूमन वैल्यूज को, आपने एक हिंदी में सेंटेंस कहा था, जो मानो सो सही, क्या कहा? सर, मानववाद। नहीं नहीं, सर जानो तब मानो। हाँ, जानो तब मानो, ये सेंस जो है बड़ा लोकल लैंग्वेज में, जानो तब मानो। अब पहले था कि मानो तब जानो। यस बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। हाँ, ये सेंटेंस अच्छा है। तो यही रैशनलिज्म है, इसी को हम कहते हैं रैशनलिज्म। यस ने कहा ठीक है, ठीक है सर। अच्छा। ठीक, विश यू हैप्पी इंटरव्यू।